हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय काल और वाच्य। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में काल क्या होते हैं। काल यानी टेंसेस। तो आइए इन वाक्यों को पढ़िए। वाक्य है, बच्चा खेल रहा है। नानी जी कल दिल्ली गई थी और मैं कल फुटबॉल मैच खेलूंगा। तो बच्चों, अब समझिए कि उपयुक्त वाक्यों में खेल रहा है, गई थी और खेलूंगा, इनसे पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है, हो चुका है और कार्य आने वाले समय में होगा। तो बच्चों, इस प्रकार तीनों वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं कब हुई या होंगी, इसका ज्ञान हो रहा है। अतः क्रिया होने के समय का बोध कराने वाले शब्द काल कहलाते हैं। काल का अर्थ होता है समय यानी टाइम। तो बच्चों, इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से काम करने के या होने के समय का पता चलता है कि वो काम किस समय किया गया है या किया गया था या किया जाएगा, तो उसे हम काल कहते हैं। आइए पढ़ते हैं कि काल के भेद कितने हैं। तो बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। सबसे पहले पढ़ेंगे भूतकाल क्या है। भूतकाल का अर्थ है जो समय बीत गया है, यानी जो समय बीत चुका है, चला गया है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में पूरा हो जाने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे विजय जा चुका था, उसने एक पत्र लिखा, श्री कृष्ण ने कंस को मारा और वैशाली सो रही थी। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियापदों जा चुका था, लिखा था, मारा और सो रही थी से कार्य का बीते समय में, बीते मतलब जो बीत गया है समय, उसके होने का बोध हो रहा है। अतः बच्चों, यहाँ भूतकाल है। पहचान कैसे करेंगे भूतकाल की? तो इन वाक्यों के अंत में बच्चों था, थी, थे, ये आदि शब्द आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये भूतकाल है। अब भूतकाल के भी बच्चों भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि सामान्य भूतकाल क्या है। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाए, यानी कि वो काम हो चुका है, उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे उसने आम खाया, रीता स्कूल गई, विभोर को प्रसाद मिल गया। तो बच्चों, यहाँ पर क्रिया के करने का जो समय है वो हो चुका है, ये सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होगा कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही कुछ समय पूर्व समाप्त हो गया है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह चला गया है, उसने खाना खा लिया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ। तो ये कार्य जो है वो भूतकाल में ही शुरू हुआ था और उसी में ही खत्म हो गया, ये आसन्न भूतकाल है। अगला है अपूर्ण भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में आरंभ होने का बोध हो किंतु उसकी पूर्णता का पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सेवक खाना बना रहा था, माली पौधों को पानी दे रहा था, मजदूर फसल काट रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पे जो कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ था ना, वो कब खत्म हुआ उसका पता ही ना चले, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल क्या है? जिसमें क्रिया के जिस रूप से कार्य का बहुत समय पहले पूर्ण हो जाने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, रमन ने मैच खेल लिया था, बाजार बंद हो गया था। तो जो काम बहुत पहले ही हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। संदिग्ध भूतकाल, यानी संदिग्ध का अर्थ है बच्चों संदेहपूर्ण, यानी डाउट। तो क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने पर संदेह का बोध होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मेहमान घर आ गए होंगे, पिताजी दफ्तर चले गए होंगे, बस छूट गई होगी। यानी जो क्रिया हो रही है वो भूतकाल में हो रही है, लेकिन कब हुई है उसमें संदेह है। अगला है हेतुमत भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी कारण नहीं हो सका, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा हुई होती तो हम यहाँ नहीं होते, यदि तुम आए होते तो मैं अपने बेटे को भेजता। तो बच्चों, यहाँ पे कार्य जो है भूतकाल में हो सकता था लेकिन पूरा नहीं हुआ किसी कारण की वजह से, ये हेतुमत भूतकाल है।
अगला पढ़ते हैं वर्तमान काल क्या है। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, राजन लिखता है, सीमा गाना गाती है, दिवाकर रो रहा है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियापदों में पढ़ता है, लिखता है, गाती है और रो रहा है, ये कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यहाँ वर्तमान काल है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे बच्चों? इन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, ता है, ती है, ते है, ये आदि शब्द आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वर्तमान काल का समय है। आगे है वर्तमान काल के भेद। तो बच्चों, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है, यानी कि कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है, तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नीलम पढ़ती है, शुभम लिखता है, चौकीदार पहरा दे रहा है। और आप कह भी सकते हैं कि या जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, तो ये जो काल है ये वर्तमान काल है और ये सामान्य वर्तमान काल है। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने में संदेह का बोध होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मेहमान आते होंगे, पिताजी दफ्तर पहुंच गए होंगे, विभूति सूप बना रही होगी। तो यहाँ कार्य करने के बारे में संदेह है, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चलने रहने का बोध हो रहा है, यानी कि वो काम अभी चल रहा है, हो रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, यानी वो पूरा नहीं हुआ है। जैसे नविता पूजा कर रही है, अमन पढ़ रहा है, दीपाली डोसा खा रही है। तो बच्चों, यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल है। आगे पढ़ते हैं तीसरा काल का भेद, जो है भविष्यत काल। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आगे आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह लूडो खेलेगी, शीला कल नाचेगी, हमारा कल मैच होगा, अजय परसों तक आएगा। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन क्रियापदों में खेलेगी, नाचेगी, होगा और आएगा, ये कार्य का आगे आने वाले समय में होने का बोध कराने से हो रहा है, अतः ये सभी भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। पहचान कैसे करेंगे? तो इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ये आदि शब्द आते हैं तो पता चलता है कि ये भविष्यत काल है। अब बच्चों, भविष्यत काल के भी भेद होते हैं। तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का आगे आने वाले समय में सामान्य रूप से बोध होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे महेश एक पत्र लिखेगा, मिताली कल बनारस जाएगी, विभूति स्वेटर बुनेगी। तो यहाँ पे कार्य करने का जो काम है, जो समय है, वो सामान्य है, वो होने वाला है, होगा। अगला है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में होने की संभावना का बोध होता है उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद आज रात में वर्षा हो, शायद कल मेहमान आ जाए, शायद पापा तरबूज लाएं। तो बच्चों, काम जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसके होने की संभावना है, जरूरी नहीं कि वो होगा। तो ये है संभाव्य भविष्यत काल। अगला है हेतुमत भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि भविष्यत काल की क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है उसे हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यदि तुम कहोगे तो मैं अवश्य चलूंगा, यदि वर्षा हुई तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो एक कार्य जो है, जो क्रिया है, वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है। ये थे बच्चों हमारे काल के भेद। आगे पढ़ते हैं कि वाच्य क्या है। तो सबसे पहले वाच्य जानने के लिए हम पढ़ेंगे वाक्य। तो बच्चों, इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वैभव खाना खाता है, वैभव से खाना खाया जाता है, वैभव से खाना नहीं खाया जा रहा। अब समझिए कि बच्चों, पहले वाक्य में क्रिया कर्ता
के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग हुए हैं। दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार हुए हैं और तीसरे वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग हुए हैं। अतएव क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रियाकर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयोग हुए हैं उसे वाच्य कहते हैं। यानी जो क्रिया है वो किस भाव से, क्या कर्ता या कर्म से हो रहा है, किसके अनुसार हो रहा है, उसे हम वाच्य कहेंगे। तो आइए पढ़ते हैं वाच्य के भेद क्या हैं। तो बच्चों, हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य क्या होता है? यदि वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कर्ता यानी करने वाले से, जो काम कर रहा है, और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार बदलती है, तो वहां कृतवाच्य होता है। जैसे विभा फूल तोड़ती है, लड़के जाते हैं, बच्चे लिखते हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं तोड़ती है, जाते हैं और लिखते हैं क्रमशः विभा, लड़के और बच्चे आदि कर्ताओं के लिंग व वचन के अनुसार प्रयोग हो रहे हैं, अतः यहाँ कृतवाच्य है। ये भी याद रखिए कि कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक किसी भी प्रकार की क्रिया प्रयोग हो सकती है। दूसरा है कर्मवाच्य। तो यदि कार्य में यानी कि जो वाक्य है उसमें कर्म प्रधान हो, यानी कार्य प्रधान हो और क्रिया का लिंग व वचन उसी के अनुसार बदले, तो वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे बबीता के द्वारा गीत गाया जाता है, गरिमा से पुस्तक पढ़ी जाती है, दादी से कहानी सुनी गई। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त जो क्रियाएं हैं, गाया जाता है, पढ़ी जाती है और सुनी गई, क्रमशः गीत, पुस्तक और कहानी आदि कर्मों के लिंग व वचन के अनुसार प्रयोग हो रहे हैं, अतः बच्चों यहाँ कर्मवाच्य है। याद रखिए कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे सारिका से लिखा जाता है, पुलिस के द्वारा चोर पकड़े गए, तो यहाँ पे कर्म है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है भाववाच्य। यदि वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान हो, वहां भाववाच्य होता है। जैसे विजय से नहाया नहीं जाता, मिताली से हंसा नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता। तो बच्चों, इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं नहाया नहीं जाता, हंसा नहीं जाता और चला नहीं जाता क्रमशः कर्ता और कर्म के अनुसार प्रयोग न होकर भाव के अनुसार प्रयोग हो रही है, अतः यहाँ पर भाववाच्य है। याद रखिए कि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। भाववाच्य में क्रियाएं जो है सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होती है। तो बच्चों, ये थे वाच्य के भेद। अब पढ़ेंगे हम वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़िए। कृतवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलिए। क्रिया के अंत में आ, ई, ए अथवा या जोड़िए और क्रिया में जा धातु का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार कीजिए। तो ये कुछ नियम है जिससे हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं। आइए उदाहरण के लिए देखें। जैसे कृतवाच्य है, तुमने पुस्तक पढ़ी, जब हम इसे बदलेंगे क्रमवाच्य में तो लिखेंगे तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। नौकर कपड़े धोता है, नौकर द्वारा कपड़े धोए गए। आप पत्र लिखेंगे, आपके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। विजय ने चित्र बनाया, विजय के द्वारा चित्र बनाया गया। कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे होता है? तो बच्चों, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए हमें क्रिया को अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग में परिवर्तित करना पड़ता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। कर्ता के साथ करण कारक की विभक्ति से लगाइए। क्रिया में काल के अनुसार जाना क्रिया का उचित रूप जोड़िए और आवश्यकता के अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि कृतवाच्य है, रवि नहीं खाता है, तो भाववाच्य बनेगा रवि से खाया नहीं जाता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े से तेज दौड़ा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। और पूजा खाना नहीं बनाती है, पूजा से खाना नहीं बनाया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम कृतवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं।
तो आइए दोहराएं कि क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल। वाच्य से पता लगता है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया या भाव में से किसकी प्रधानता है। और वाच्य के भी 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष कर्ता के अनुसार हो, वहां कृतवाच्य होता है। जिस वाच्य में कर्म प्रधान हो और क्रिया का लिंग व वचन उसी के अनुसार बदले, तो वहां कर्मवाच्य होता है। और बच्चों, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, वहां भाववाच्य होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।